हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। साथियों, आज हम एक्सिटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर पर कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके नीट एग्ज़ाम में, टेट एग्ज़ाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एमसीक्यू लेके आए हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हम लेके आएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स, यानी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहला ऑप्शन है रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ये तो नहीं होता है, क्योंकि एक्सक्रीशन में हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। तो ठीक है, तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। रिमूवल ऑफ सब्सटेंस विच हैव नेवर बीन यूज्ड बाय द बॉडी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग यूजफुल एक्टिविटी इन द बॉडी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स एक्यूमुलेट वेस्टेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, ETC बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दूसरा ऑप्शन है एक्सेस इंजेक्शन, तीसरा ऑप्शन है एक्सक्रीशन, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो साथियों, ये है एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का अगर आप चैप्टर खोलेंगे और पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन में से ये क्वेश्चन उठाया गया है और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और एक्सेस इंजेक्शन ये दोनों हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, क्योंकि Na+, K+, Cl- ये हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स या डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट से हम ले सकते हैं। तो एक्सेस इंजेक्शन से हम इसको ले सकते हैं और CO2, H2O ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बनते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमॉन्ग द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, कह रहा है मतलब कम टॉक्सिक से अधिक टॉक्सिक का क्रम हमको बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट एग्जाम में अगर आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है। आपको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, उससे कम टॉक्सिक हमारा यूरिया होता है और सबसे कम टॉक्सिक हमारा यूरिक एसिड होता है। सबसे कम टॉक्सिक हमारा यूरिक एसिड होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, तो ये सबसे कम वाटर लेकर बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा हमारा टॉक्सिसिटी का। ठीक है, टॉक्सिसिटी का ऑर्डर ये होगा, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक यूरिया और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमॉन्ग अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया विच वन नीड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। समझ गए, आपको आ गया। अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया होता है। और उससे कम टॉक्सिक कौन है, उससे कम टॉक्सिक यूरिया है और सबसे कम टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड है। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा
जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको बॉडी से रिमूव होने के लिए उतना ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो जितना कम टॉक्सिक होगा उसको बॉडी से रिमूव होने के लिए उतना कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किसको होगी? अमोनिया को। और सबसे कम किसको होगी? यूरिक एसिड को। समझ में आ गया? तो सबसे कम लीस्ट पूछा है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट, तो यूरिक एसिड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमॉन्ग अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया विच वन इज द मोस्ट सलूबल, सबसे ज़्यादा सलूबल कौन है? ठीक है, तो अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा सलूबल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा सलूबल होता है। ठीक है, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया, उसमें से अमोनिया सबसे ज़्यादा क्या होता है? सलूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज या आर अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज करते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी जलीय जीव होते हैं, वो अपने बॉडी से अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो बोनी फिशेज होती हैं वो भी अपने बॉडी से अमोनिया रिलीज करती हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। तो एक्वाटिक एम्फीबिया, ये भी हमारा जलीय जीव है, तो ये अमोनिया रिलीज करेगा। बोनी फिशेस, ये भी क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया, ये अमोनिया रिलीज करेगा। ठीक है, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, और बोनी फिशेस ये भी अमोनिया रिलीज करेगा। लेकिन मैमल्स ये क्या रिलीज करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी बोथ। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, जलीय जीव जो होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस फैक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस फैक्ट को सपोर्ट नहीं करता है? तो एक्वाटिक अगर जीव है तो वो अमोनिया रिलीज करता है। ठीक है, ये बात तो सही है। और ये कौन कौन से स्टेटमेंट है जो इसको सपोर्ट करते हैं और कौन सा ऐसा है जो सपोर्ट नहीं करता है? जो सपोर्ट नहीं करता है वही हमको सेलेक्ट करना है। तो अमोनिया इज इजिली सलूबल इन वाटर, ये तो बात सही है। अमोनिया इज इजिली सलूबल इन वाटर ये सपोर्ट करता है, क्योंकि जलीय जीव हो गए तो अमोनिया रिलीज करेंगे और अमोनिया जल्दी से सलूबल हो जाता है। ठीक है, अमोनिया इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनी, ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो बॉडी से रिलीज तो होता है लेकिन किडनी कोई इसमें रोल अपना अदा नहीं करता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। समझ गए? ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा गया है। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा कि अमोनिया जो होता है उसको रिलीज होने में किडनी कोई भी अपना रोल अदा नहीं करती है। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड नीड टू बी एलिमिनेटेड एज व्हेन फॉर्म्ड, ये भी बात सही है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, और जैसे ही बनता है तुरंत इसको रिलीज करना जरूरी होता है। ठीक है, अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फ्रॉम फॉर्म कॉल्ड यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये भी बात सही है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए मैमल्स में अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। लेकिन बर्ड्स और रेप्टाइल में जो होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमको कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा था, तो और कौन सा सपोर्ट नहीं करता है? तो ये तीन स्टेटमेंट तो सपोर्ट करते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया। क्यों अमोनिया रिलीज करता है? क्योंकि अमोनिया वाटर में ज़्यादा सलूबल होता है। ठीक है, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और जैसे ही बनता है तुरंत इसको रिलीज होना होता है, और अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया और यूरिक एसिड में। डिफरेंट एनिमल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा सपोर्ट नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यही स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट,
जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही कम मतलब ऐसे नाइट्रोजिनस वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं जो बहुत कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, वाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्टेज, मतलब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट क्यों अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको वाटर कंजम्पशन करना होता है, वाटर को कंजर्व करना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब एनसीईआरटी की लाइन के क्वेश्चन हैं। इन यूरियोटेलिक एनिमल्स अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन, पहला ऑप्शन है किडनी, दूसरा है लीवर, तीसरा है स्प्लीन, चौथा है लंग्स। अब कह रहा है इन यूरियोटेलिक एनिमल्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो यूरिया अपनी बॉडी से यूरिया रिलीज करते हैं वो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। और यूरियोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरियोटेलिक एनिमल्स में जो अमोनिया बनता है बॉडी में वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, ये प्रोसेस हमारा होता है लिवर में। कहाँ पर होता है, लिवर में। और इसके कन्वर्जन के लिए एक साइकिल लगता है जिसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथिन, ORNITHIN, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होती है तो जिस साइकिल के द्वारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेराइन फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस नाइट्रोजिनस वेस्टेज इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू, पहला ऑप्शन है गिल्स, दूसरा है फ्लेम सेल्स, तीसरा है किडनी, चौथा है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो कह रहा है मेराइन फिशेस एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया। अब टेरेस्ट्रियल नाम आ गया तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया जो होते हैं वो अपनी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट किसके द्वारा रिलीज करते हैं, किडनी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, किडनी। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस पेलेट इन। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो नाइट्रोजिनस प्लेट के रूप में एक्सक्रीट होता है, मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजिनस प्लेट के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फिशेस, दूसरा है स्पॉन्जेस, तीसरा है रेप्टाइल्स, चौथा है नन ऑफ दीज। तो नाइट्रोजिनस प्लेट के रूप में 2 ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, एक होता है बर्ड्स और दूसरा आता है रेप्टाइल्स। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या दिया है, रेप्टाइल्स दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जिपमर 2019 में पूछा भी गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरिकोटेलिक, पहला ऑप्शन है इंसेक्ट, दूसरा है बर्ड्स, तीसरा है लिजर्ड, चौथा है ऑल ऑफ दीज। पहले ये समझते हैं यूरिकोटेलिक क्या होता है। यूरिकोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। तो इंसेक्ट और यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और लिजर्ड क्या है हमारा, रेप्टाइल्स है। लिजर्ड क्या है, रेप्टाइल्स है। ठीक है, तो बर्ड्स रेप्टाइल्स ये 2 ऑप्शन तो सही हो गए। तो इंसेक्ट भी होता है, इंसेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलपीजियन ट्यूबुल आर द एक्सिटरी स्ट्रक्चर ऑफ, मैलपीजियन ट्यूबुल्स आर द एक्सिटरी स्ट्रक्चर ऑफ, पहला ऑप्शन है इंसेक्ट, दूसरा है मैमल्स, तीसरा है बर्ड्स, चौथा है रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मैलपीजियन ट्यूबुल्स जो होता है वो किस ऑर्गेनिज्म में
एक्सिट्री स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। तो ये मैलपीजियन ट्यूबुल्स किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में। और कौन से इंसेक्ट में? कॉकरोच में। कौन से में? कॉकरोच में ये पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंसेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाए आप वीडियो को पॉज करिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है? वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, या जैसे वीडियो को पॉज करिए उसके बाद आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद इसका सलूशन देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एनसीईआरटी पहले से पढ़ लेते हैं फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एज वेल एज कंसर्न्ड विथ ऑस्मो रेगुलेशन। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए तो प्रोटोनेफ्रिडिया भी इम्पॉर्टेंट होता है, नेफ्रिडिया भी इम्पॉर्टेंट होता है, मैलपीजियन ट्यूबुल्स भी इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सब क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में भी अपना रोल अदा करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्सिट्री ऑर्गन इन क्रूस्टेशियन लाइक प्रॉन इज। पहला ऑप्शन है एंटीनल ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रिडिया, तीसरा है फ्लेम सेल, चौथा है मैलपीजियन ट्यूबुल। साथियों, ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 19 का लास्ट एकदम लास्ट पैराग्राफ है ह्यूमन एक्सिट्री सिस्टम के थोड़ा सा ऊपर। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक को, अगर आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी की बुक ये है समझ लीजिए, और यहाँ पर ह्यूमन एक्सिट्री सिस्टम दिया हुआ है और इस लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, ठीक है? तो कह रहा है कि क्रूस्टेशियन लाइक प्रॉन में एक्सिट्री ऑर्गन क्या होता है? तो क्रूस्टेशियन में एक्सिट्री ऑर्गन क्या होता है? एक्सिट्री ऑर्गन होता है हमारा एंटीनल ग्लैंड। इसको ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन ग्लैंड, ठीक है? इसको ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्वस इंटर इनटू इट इज। पहला ऑप्शन है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा है रीनल मेडुला, तीसरा है हाइलम, चौथा है यूरेथ्रा। मतलब कह रहा है कि किडनी का कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू हमारा यूरेटर अंदर जाता है, ब्लड वेसल अंदर जाते हैं, नर्व भी अंदर इंटर करता है। तो हमारा वो कौन सा पार्ट होता है? वो हमारा होता है हाइलम। क्या होता है? हाइलम। हाइलम के किडनी के एक पार्ट हाइलम से ही ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व इंटर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनर टू द हाइलम ऑफ किडनी देयर इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस बियर कैलाइसिस इट इज। मतलब इनर टू द हाइलम ऑफ किडनी, मतलब किडनी में हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है जो कैलाइसिस यानी केलिक्स को धारण करता है। उसको क्या नाम दिया जाता है? पहला ऑप्शन है रीनल पेल्विस, दूसरा है मेडुला, तीसरा है कॉर्टेक्स, चौथा है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड तो किडनी के ऊपर पाया जाता है। आप देख लीजिए, ये मान लीजिए किडनी है, ठीक है? ये किडनी है और इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको नाम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हाइलम। हाइलम, ठीक है? क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम के थ्रू ही क्या होता है साथियों? हाइलम के थ्रू ही नर्व, ब्लड और ब्लड वेसल इंटर करते हैं किडनी के अंदर, ठीक है? और जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ठीक है? ठीक है, ये मतलब अंदर जैसे हाइलम है, हाइलम अंदर जाके खुलता है एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू द। पहला ऑप्शन है केलिक्स, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है रीनल पेल्विस, चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है? तो मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं वो प्रोजेक्ट किस में होते हैं? केलिक्स में प्रोजेक्ट होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ
extends between medullary pyramid as renal column are called as। मतलब कह रहा है कि किडनी, ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, और किडनी के अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो हमको दो चीज़ मिलता है, ठीक है, हमको दो चीज़ मिलता है, एक मिलता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट और दूसरा होता है मेडुला वाला पार्ट। ये बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है, ठीक है। और कह रहा है कि कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर इंटर कर जाता है, तो उसको क्या नाम देता है? कॉर्टिकल पार्ट दैट एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। ये जो पिरामिड है इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, और कॉर्टेक्स का जो भाग मेडुलरी पिरामिड के अंदर एक्सटेंड कर जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी या कॉलम ऑफ बर्टनी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पर ABCD ऐसे लेबल दिए गए हैं और बताना है कि ये क्या मतलब कह रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, ए दिया है, इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए स्ट्रक्चर में एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, सही बात है। ठीक, बी क्या कह रहा है? रीनल पेल्विस, बी पेल्विस कह रहा है, क्या ये पेल्विस है? सी क्या है? मेडुला, सी मेडुला बोल रहा है। डी क्या बोल रहा है? कॉर्टेक्स बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है और कॉर्टेक्स ये NCERT की डायग्राम से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसमें क्या कह रहा है कि पहले आप लेबल को पहचानिए, चलिए लेबल पहले पहचानते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ए क्या है? ए हमारा है एड्रीनल ग्लैंड। चलिए, अब कह रहा है ए एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, सही बात है, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। सीक्रेट कैटाकोलमाइंस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो किडनी के ऊपर होता है वो एड्रीनल ग्लैंड होता है, वो सीक्रेट करता है कैटाकोलमाइंस, जो क्या करता है? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये तो स्टेटमेंट सही है। तो नेक्स्ट है बी पेल्विस। बी पेल्विस ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम डायरेक्टली कंसर्न टू द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से थोड़ी ना कनेक्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया। सी मेडुला, सी कह रहा है मेडुला इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, ये तो गलत हो गया। मेडुला में कंप्लीट नेफ्रॉन थोड़ी ना होते हैं, मेडुला के अंदर नेफ्रॉन के कुछ पार्ट होते हैं, कंप्लीट नेफ्रॉन तो नहीं होते हैं। डी कह रहा है कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डज नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर केवल 20 क्वेश्चन जो है वो हमने कराया है जो NCERT बेस्ड थे, NCERT बेस्ड थे, और आपके नीट एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।